हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई आज हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 20 है आपका और इसमें हम लोग पूरा का पूरा 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे भाई। ओके, और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपको एक बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ। और इलेक्ट्रिकल मशीन का जो हम लोगों ने एमसीक्यू स्टार्ट किया था उस टाइम में भी मैंने आपको एक पूरा का पूरा बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दिया था कि इलेक्ट्रिकल मशीन को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है। ओके, तो अभी जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो इसमें भाई सप्लाई सिस्टम के बेसिस पे आपका 2 तरीके का मशीन पढ़ा जाता है। एक हो गया आपका डीसी मशीन और दूसरा हो जाएगा आपका एसी मशीन। एसी मशीन में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। एसी मशीन में सबसे पहला था आपका ट्रांसफार्मर, जिसमें आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है आपका, अब जैसे एसी मशीन है ना, तो इसमें भी आपका सप्लाई सिस्टम के बेसिस पे होता है भाई। एक हो गया आपका सिंगल फेज सप्लाई, और सिंगल फेज सप्लाई पे जो भी वर्क करेगा उसको हम लोग सिंगल फेज मोटर बोलेंगे या फिर सिंगल फेज जनरेटर बोलेंगे। और अगर 3 फेज सप्लाई की बात करें तो अगर कोई मोटर है जो 3 फेज पे काम कर रहा है या फिर कोई जनरेटर जो 3 फेज का आपका आउटपुट दे रहा है तो आपका 3 फेज मशीन कहलाता है। ओके, तो अभी आपका यहाँ पे चल रहा है 3 फेज इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन में भी क्या मशीन जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो क्या इसमें आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर भी और इंडक्शन जनरेटर भी। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करेंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है भाई। जब आप इलेक्ट्रिकल मशीन को एक प्रॉपर वे में पढ़ेंगे ना, तो आपका जो सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है, 3 फेज सिंक्रोनस मशीन एंड 3 फेज इंडक्शन मशीन, इसमें बहुत चीज़ कॉमन हो जाता है। खासकर स्टेटर पूरा का पूरा, ओके, जो स्टेटर होता है ये पूरा का पूरा कॉमन होता है। तो जो कॉमन चीज़ होता है वो एक साथ हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, और बाकी फिर आपका आगे चल करके ये सेपरेट हो जाता है। तो अभी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एमसीक्यूज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में टोटल जो है 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक कवर हो जाएगा। और आज का पूरा सेशन भाई कॉन्सेप्चुअल रहेगा, और कॉन्सेप्चुअल से ही आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक तरीके से बनाया गया है। ओके, यानी जो आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं या फिर पढ़ते हैं उसी का यहाँ पे निचोड़ निकाल करके आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया गया है। आगे बोलता है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द स्टेटर ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रोड्यूसेस। देखिए, जब भी आपसे पूछेगा, अगर कंपेयर करेगा, एक होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भाई कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब आप सिंगल फेज देंगे तो इसके चलते आपका सिर्फ और सिर्फ पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं हो पाता है, तो ये कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें या फिर 3 फेज इंडक्शन मशीन की बात करें भाई, तो उसमें हम लोग जैसे ही 3 फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है, इसका मतलब क्या, ये मान लेते हैं आपका स्टेटर हो गया। ओके, इसमें मान लेते हैं हम लोगों ने एक कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग किया है इस तरीके से, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का हम लोगों का टर्म एंड कंडीशन होता है, तीनों वाइंडिंग में जो फिजिकल एंगल है वो 120 डिग्री का होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्ट भी कितना होना चाहिए आपका, 120 डिग्री का होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक और इसका एक, मतलब फुल पिच और कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अगर आपने वाइंडिंग नहीं पढ़ा है तो जो भी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो सब आपको नहीं समझ में आएगा भाई, ठीक है। फुल पिच का मतलब क्या, अगर मैंने यहाँ पे ए डाला हुआ है, ठीक है, हर एक कॉइल का क्या होता है भाई, 2 कंडक्टर होते हैं, ठीक है, यानी हर एक कॉइल का 2 कॉइल साइड होता है। ये मान लेते ए है और ये आपका ए डैश, क्लियर हुआ। तो अगर मान लेते हैं इसमें मैंने ए डैश डाल दिया तो सीधी सी बात है मेरा ए यहाँ पे होगा, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है कितना हो गया, टोटल 180 डिग्री हुआ। 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल पिच कॉइल बोलते हैं, क्लियर हुआ। तो एक फेज का कॉइल मेरा यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया ए, ये मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं सी। तो यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं, यहाँ पे 2 स्लॉट्स इस तरीके से हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरा बी है तो बी डैश मेरा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, या फिर ऐसे आप देखिए नेमिंग करने में मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे ए डैश है, ओके, तो यहाँ पे बी डैश होगा, ठीक है, और ये बी यहाँ पे आएगा। ओके, उसका फिर यहाँ पे आएगा आपका सी डैश और ये आपका इसके
यहाँ पे सी हो जाएगा। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वाइंडिंग अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगा। मैं कैसे एक तरीके से नेमिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये एक तरीके से क्या हो गया, 3 फेज़ का स्टेटर हो गया। 3 फेज़ का हम लोगों ने यहाँ पे कॉइल डाल दिया, और तीनों कॉइल क्या है, मैकेनिकली यानी फिजिकली 120 के एंगल पे है, और इनके बीच में जो हम लोग सप्लाई देंगे यहाँ पे, वो सप्लाई में भी क्या 120 का इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्ट है। तो जैसे आप प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा भाई। और क्योंकि अंदर में मेरा रोटर रखा हुआ, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे सिलेंड्रिकल रोटर लेकर के चल रहे हैं। सिलेंड्रिकल कहने का मतलब क्या भाई, जैसे आप सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे ना, अभी तो हम लोग का इंडक्शन मशीन चल रहा है, तो सिंक्रोनस मशीन में आप 2 तरीके के रोटर पढ़ते हैं, एक सिलेंड्रिकल और एक आपका नॉन सिलेंड्रिकल, ठीक है, जो हम लोग साइलेंट पोल भी बोलते हैं। क्योंकि अभी हम लोग इंडक्शन मशीन में है, तो इंडक्शन मशीन में भाई मान लेते हैं केज रोटर रखा हुआ है, फिर ये स्लिप रिंग रोटर रखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके का मान लेते हैं मेरे पास एक रोटर रखा हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे एक नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पे एक तरीके से साउथ बन रहा है। ओके, तो ओवरऑल ये एक तरीके से रोटेट कर रहा है भाई, और क्योंकि रोटर मेरा रुका हुआ है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस रोटर के कंडक्टर को कट करेगा, और उसके चलते क्या होगा, इस रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यहाँ पे इस तरीके का कंडक्टर दिखा देता हूँ मैं। ओके, तो ओवरऑल इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और क्योंकि इसके अंदर एंड रिंग से क्या होता है, शॉर्टेड होता है, तो ओवरऑल इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा, जिसको हम लोग रोटर करंट बोलते हैं, फिर I2 एक तरीके से। और क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रांसफार्मर पढ़ा है ना, तो ट्रांसफार्मर भाई जैसे स्टेटर वाला जो है, इसमें भी हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं, और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा रोटर के अंदर वो भी एसी, और जो करंट फ्लो होगा वो भी एसी होगा। तो दोनों वाइंडिंग में जब एसी होता है तो स्टेटर को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, और रोटर को हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल ये एक तरीके से ट्रांसफार्मर की तरह, जैसे ट्रांसफार्मर है वही चीज़ आपका इंडक्शन मशीन है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको ऊपर ऊपर हिंट देते चला जाऊँगा ताकि आपका एक ओवरऑल रिविजन हो। तो जो स्टेटर में हम लोग सप्लाई देते हैं वो 3 फेज देते हैं, और 3 फेज के चलते आपका क्या होता है, यहाँ पे हमेशा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एन इंडक्शन मोटर इज प्रेफर्ड टू अ डीसी मोटर बिकॉज, मतलब डीसी मोटर ना यूज़ करके हम लोग इंडक्शन मोटर यूज़ कर रहे हैं, क्यों? तो भाई जो इंडक्शन मोटर होता है इसका जो कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है, और काफ़ी रग का मतलब होता है भाई एक तरीके से इसका जो रिलायबिलिटी है यानी काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ है। क्योंकि सिंपल कंस्ट्रक्शन, जैसे अगर आप डीसी मशीन की बात करें तो उसमें आपका एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ जाता है, क्या क्या आ जाएगा, कम्यूटेटर आ जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर ब्रश लगता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पार्ट होने के कारण क्या है, वहाँ पे मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए हम लोग को। लेकिन इंडक्शन मोटर की अगर बात करें, खासकर हम लोग स्क्वायरल केज की अगर बात करें भाई, स्क्वायरल केज सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू स्लिप रिंग। ओके, तो स्क्वायरल केज का जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी सिंपल है, और सिंपल कंस्ट्रक्शन होने के चलते ये काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होता है भाई, ठीक है। इसलिए हम लोग डीसी मोटर ना यूज़ करके हम लोग इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, बोलता है 3 फेज इंडक्शन मोटर इज़, तो ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा हम लोग को। तो ये भाई एक क्या हो जाएगा, इसेंशियली अ कांस्टेंट स्पीड मोटर हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा समझिए। ओके, जब आप 3 फेज इंडक्शन मोटर में आप टॉर्क के बारे में स्टडी करेंगे भाई, ओके, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं मेरा स्लिप है, और यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ टॉर्क। ओके, तो ओवरऑल टॉर्क का इक्वेशन आपका डिराइव करना पड़ेगा। टॉर्क जब आप डिराइव कीजिएगा तो ये कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। और स्लिप की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे हर चीज़ मेरे को बताना ही पड़ जाएगा यार। अगर हम लोग स्लिप की बात करें भाई, तो स्लिप इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS, सही बात है। अगर मान लेते हैं मेरा 2 पोल का है और 50 हर्ट्ज़, ठीक है, पोल मैं यहाँ पे 2 लेके चल रहा हूँ, सप्लाई फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं भाई 50 हर्ट्ज़ है, तो ओवरऑल जो मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड होगा यानी जिसको हम लोग NS बोलते हैं, कितना आ जाएगा, NS इक्वल टू होता है 120 F यानी 50 डिवाइडेड बाय P यानी 2, यानी इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3000 आ जाएगा भाई, ठीक है। ओके, तो NS मेरा 3000 है। NR मान लेते हैं भाई, अभी हम लोग स्टैंड स्टिल कंडीशन लेके चल रहे हैं। स्टैंड स्टिल कंडीशन कहने का मतलब क्या, NR का वैल्यू मेरा 0 है। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है रोटर रुका हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3000 यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा, स्लिप का वैल्यू 1 आएगा। क्लियर हुआ? अब जैसे ये तो मैंने स्टैंड स्टिल का कंडीशन लिया भाई, यहाँ पे स्लिप का वैल्यू 1 है। अब मान लेते हैं नो लोड कंडीशन ले रहा हूँ मैं। नो लोड कंडीशन कहने का मतलब क्या हुआ कि
हम लोगों ने 3 फेज सप्लाई दिया, जिसके चलते रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते क्या हुआ, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ रोटर के अंदर, और वो ईएमएफ के चलते जो करंट फ्लो का वो भी एक तरीके से 3 फेज का करंट फ्लो होता है भाई। और उसके चलते अगेन क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, वो घूमना स्टार्ट करता है लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। वर्किंग प्रिंसिपल कम से कम आपको पता होना चाहिए, कैसे ये घूमता है, फिर कैसे ये सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तो नो लोड कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोगों ने शाफ्ट पे कोई लोड नहीं लगाया। तो अगर हम लोग यहाँ पे नो लोड पे स्लिप की बात करें तो NS माइनस जो NR होगा भाई, जो NR होगा अप्रॉक्सीमेटली कितने के बराबर होता है, NS के करीब करीब होता है, ठीक है, क्योंकि ये एसिंक्रोनस मशीन है, यानी इंडक्शन मशीन कभी भी सिंक्रोनस मशीन पर रन नहीं करता। लेकिन नो लोड की बात हो रही भाई, कोई लोड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल ये लगभग 3000 RPM के आसपास ये घूमेगा। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल अगर हम लोग NR को भी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं भाई 2980 RPM पे घूम रहा है, तो ओवरऑल इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि जो NR है ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, NS के बराबर है, ठीक है। समझ में, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करते हैं NS। तो ओवरऑल इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो दोनों कट जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, तो स्लिप क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएं, ओके, यहाँ पे अगर हम लोग दिखाएं तो ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन पे मान लेते हैं स्लिप का वैल्यू मैंने 1 दिखाया है। क्लियर हुआ। और जैसे जैसे, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड पकड़ेगा भाई, स्टैंड स्टिल का मतलब रुका हुआ है एक तरीके से, ठीक है, और जैसे जैसे मेरा स्पीड पकड़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, स्लिप का वैल्यू 1 से कमते चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। और एक ऐसा स्पीड आएगा, ऐसा स्पीड का मतलब जो NR इक्वल टू NS हो जाए, तो यहाँ पे जो स्लिप का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, एक तरीके से 0 हो जाएगा। तो स्लिप 1 से लेकर के स्लिप 0 तक, ये जो मेरा रीजन है ना, ये पूरा का पूरा मोटरिंग मोड होता है। जब आप टॉर्क वर्सेस स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका इंडक्शन मशीन का 3 चीज़ के बारे में बताएगा, एक मोटरिंग मोड, एक जनरेटिंग मोड, और एक आपका होता है ब्रेकिंग मोड। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल मैं आपको ओवरऑल शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ भाई। टॉर्क वर्सेस स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो कुछ इस तरीके का जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका जो टॉर्क होगा ये 0 हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे, जब आपका NR इक्वल टू NS है, जहाँ पे स्लिप मेरा 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तरीके से रोटर का स्पीड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड दोनों सेम है, नहीं यहाँ पे कोई भी रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस नहीं, तो कोई फ्लक्स कट नहीं होगा, फ्लक्स कट नहीं होता, EMF इंड्यूस नहीं होगा, तो ओवरऑल कोई करंट भी नहीं आएगा, इसलिए टॉर्क 0 हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने कर्व को ऐसे एक तरीके से दिखाया है। क्लियर हुआ। अब देखिए, जब आप टॉर्क वर्सेस स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो इसी में आपको एक स्टेबिलिटी के बारे में बताया जाता है भाई, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक तरीके से भाई लोड टॉर्क है, ठीक है, यानी ये मान लेते हैं मेरे पास एक मोटर है, यहाँ से मैंने एक मैकेनिकल लोड कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने 3 फेज सप्लाई दिया, घूमना स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है, ठीक है, इसको सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ टॉर्क चाहिए ना घुमाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है आपका टॉर्क वर्सेस स्लिप का। तो एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो दोनों में से आपको ये बताना होगा कि कौन सा जो है मेरा स्टेबल पॉइंट है, कहाँ पे मेरा मोटर एक तरीके से स्टेबल है। तो यहाँ पे आपका मोटर स्टेबल होता है भाई। क्यों, समझिए, जैसे मान लेते हैं अभी जो लोड लगा हुआ है, इस लोड में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन हुआ। फ्लैक्चुएशन कहने का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं आप गेहूँ पीस रहे हैं, अब अचानक से कुछ मान लेते हैं पत्थर चला गया, ठीक है, यानी कुछ हार्ड चीज चला गया भाई, ठीक है। और क्योंकि दोनों जो चक्की ऐसे से घूम रहा है अंदर में, मोटर को घुमा रहा है एक तरीके से, तो हार्ड चीज जाएगा, तो सीधी सी बात है वहां पे क्या होगा, लोड में वेरिएशन आएगा। तो मान लेते हैं जो लोड टॉर्क है थोड़ा सा बढ़ गया, तो सीधी सी बात है लोड बढ़ गया, इसका मतलब क्या, मोटर का स्पीड थोड़ा सा डाउन होगा, ठीक है। और स्लिप का मतलब क्या, सीधे सीधे स्पीड से होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप रोटर का स्पीड भी दिखा सकते हैं इसी एक्सिस पे, NR भी दिखा सकते हैं, स्लिप भी दिखा सकते हैं। तो क्योंकि लोड टॉर्क थोड़ा सा बढ़ गया तो स्पीड मेरा क्या होगा, डाउन होगा। स्पीड डाउन कहने का मतलब क्या, कहीं इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं थोड़ा सा डाउन हुआ, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे आ गया। ओके भाई मेरे, समझिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। लोड टॉर्क बढ़ेगा, अगर लोड बढ़ गया इसका मतलब क्या, मोटर का स्पीड थोड़ा सा डाउन होगा, थोड़ा सा डाउन। ये कौन सा है, यहाँ पे स्लिप अगर 0 है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे स्पीड कितना होगा बताइए। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा ना ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे तो टॉर्क मेरा 0 इससे पीछे है, नहीं यहाँ पे मेरा एक तरीके से ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का मोटर काम कर रहा था, अचानक से लोड में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ, मतलब इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या, स्पीड मेरा यानी NR जो होगा कम जाएगा। NR कम होगा यानी मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा। तो जैसे ही मेरा स्पीड डाउन होगा, तो अगर आप देखेंगे इस पॉइंट को, अगर आप देखेंगे भाई,
यहाँ पे आपका स्पीड डाउन होने के चलते, ध्यान से देखिए, स्पीड डाउन होने के चलते आपका यहाँ पहुँच गया। तो अगर आप देखेंगे ये टॉर्क वाला एक्सिस है ना मेरा, समझ रहे बात को, ये टॉर्क वाला एक्सिस है। तो यहाँ पे मेरा इस पॉइंट का टॉर्क क्या एक तरीके से इस वाले पॉइंट से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे मेरा टॉर्क क्या एक तरीके से, यानी कौन सा टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या फिर कहिए इंट्रैक्शन टॉर्क इसको बोलते हैं, यानी मोटर का जो खुद का टॉर्क है। ओके, तो थोड़ा सा स्पीड डाउन हुआ लेकिन ये यहाँ पहुंचा इस पॉइंट पे, तो ओवरऑल क्या हो गया, हमारा टॉर्क बढ़ गया, टॉर्क बढ़ गया तो ओवरऑल क्या होगा, ये ऑटोमेटिक स्पीड को और बढ़ा देगा, स्पीड को बढ़ा देगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। वही मान लेते हैं फिर से कोई लोड में वेरिएशन हुआ और इस बार मान लेते हैं भाई लोड मेरा गिर गया, कम हो गया। अगर कम गया इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोटर का स्पीड है एनआर ये थोड़ा सा बढ़ेगा मान लेते हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे आ रहे हैं मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे, तो ओवरऑल लोड टॉर्क यानी यहाँ पे जो साफ्ट पे पावर डिमांड था, फिर साफ्ट पे जो टॉर्क डिमांड था भाई उसमें थोड़ा सा कमी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड मेरा बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा इसका मतलब क्या, आगे तरफ सरकेगा मतलब क्या, इस पॉइंट पे आ रहा मान लेते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं टॉर्क मेरा कम हो चुका है, ठीक है। तो टॉर्क कम हो चुका है इसका मतलब क्या, ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका स्पीड भी एक तरीके से कम जाएगा और फिर से ये यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसको बोलते हैं ये मेरा एक तरीके से स्टेबल पॉइंट है, लेकिन यहीं पे वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका स्टेबल पॉइंट नहीं है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ भाई कि मैं आपको सिर्फ हिंट दे सकता हूँ यहाँ पे। क्लियर हुआ। बहुत लंबा एक तरीके से लेक्चर है, हर चीज़ को बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं। तो कांस्टेंट मशीन कैसे होता है इस चीज़ के बारे में आप समझिए, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोड में फिर चाहे थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो या फिर थोड़ा सा डिक्रीमेंट हो, आपका थोड़ा सा स्पीड में फ्लक्चुएशन हो रहा है, थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है, लेकिन फिर से क्या कर रहा है, आपका वापस से आपका जो है इसी पॉइंट पे एक तरीके से आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे हमेशा ये बना हुआ है आपका मोटर, इसका मतलब क्या है, स्पीड आपका ये इसी पे आपका ये ऑपरेट होते रहेगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि एक कांस्टेंट मशीन है भाई, यानी इसका जो स्पीड होता है कांस्टेंट होता है। इसलिए हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को किससे कंपेयर करते हैं, डीसी शंट मोटर के साथ कंपेयर करते हैं, समझ में आया। तो जब भी आपसे पूछेगा डीसी शंट मोटर या फिर कहिए इंडक्शन मोटर किस डीसी मोटर तरह बिहेव करता है, तो हमेशा आपको डीसी शंट मोटर तरह बिहेव करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था, एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर रेंजेस फ्रॉम। तो ये तो भाई बच्चा वाला क्वेश्चन है, यही हो जाएगा, ठीक है। 4 mm कहने का मतलब क्या, बहुत छोटा सा होता है डिस्टेंस। जैसे अगर आपके पास स्केल होगा 15 सेंटीमीटर वाला, तो जैसे अगर आप 1 सेंटीमीटर का अगर देखें ना, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है आपका 10 mm होता है भाई, ठीक है, समझ में आया। तो ओवरऑल देखिए आपका यहाँ पे कितना है 0.4 mm से लेकर के कितना 4 mm तक, तो ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है। कभी भी 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मत लगा दीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर तो समझ में आता है, इतना हो जाएगा, इतना सारा गैप, इतना गैप नहीं होता कभी भी। और गैप को हम लोग कम से कम रखते हैं। क्यों कम से कम रखते हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा आप रीज़न समझिए। देखिए भाई, जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जैसे ही आपने यहाँ पे एक्साइटेशन दिया प्राइमरी में, तो यहाँ पे एक फ्लक्स सेटअप हुआ था, और ये फ्लक्स क्या हो रहा है, एक लो रिलेक्टेंस पाथ का हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कोर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। इस लो रिलेक्टेंस पाथ से क्या हो रहा है, फ्लो होते हुए सेकेंडरी कॉइल के पास पहुँचता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप इंडक्शन मोटर में देखेंगे, क्योंकि भाई इसमें ट्रांसफार्मर के अंदर क्या था, कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं था, लेकिन आप इंडक्शन मशीन में आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है। तो सीधी सी बात है, रोटर को क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेटर से फ्री रखना पड़ेगा ताकि वो रोटेट कर सकें। तो ओवरऑल देखिए, जैसे आपने यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिया, तो यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो यही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, रोटर के कंडक्टर के साथ लिंक करता है भाई। लेकिन ये जो लिंक कर रहा है ये एयर गैप से होकर के जाता है। जैसे नॉर्थ साउथ है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा ना, समझ रहे हैं। तो रोटर के साथ जो लिंक कर रहा है, ये बीच में एयर गैप आ जा रहा है, समझ में आया। तो इस एयर गैप से होकर के क्या होता है, रोटर तक ये पहुंचता है, यानी स्टेटर मेरा प्राइमरी वाइंडिंग हुआ, रोटर मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग हुआ, इनके बीच में एयर गैप है। तो एयर गैप कहने का मतलब कि यहाँ पे रिलक्टेंस मेरा ज़्यादा होता है। और अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा होगा भाई, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे अगर कोई मान लेते हैं सीरीज सर्किट, ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, ये मान लेते हैं R3 है। तो वोल्टेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे ड्रॉप होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। मान लेते हैं आपका R3 जो है सबसे बड़ा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये मान लेते हैं 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट का सबसे ज़्यादा कहाँ पे ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, ठीक है। उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में भी होता है। मैग्नेटिक सर्किट में जैसे यहाँ पे EMF था, ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, MMF होता है।
तो एमएमएफ जो है आपका सबसे ज़्यादा कहाँ यूटिलाइज होता है, जहाँ पे रिलक्टेंस सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। यानी सेम फ्लक्स को सेटअप करने के लिए इस एयर गैप में क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा एमएमएफ एक तरीके से प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन मशीन में आप देख रहे हैं एयर गैप आ जा रहा है, एयर गैप के चलते क्या होता है, आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट देना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ पे आप एक्साइटिंग करंट कितना दे रहे थे, 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट का आप दे रहे थे, लेकिन इंडक्शन मशीन में जब आप यहाँ पे देखेंगे नो लोड पे, तो एक्साइटिंग करंट आपका कितना 30% से लेकर के 50% ऑफ फुल लोड देना पड़ता है, मतलब यहाँ पे आपका अच्छा खासा एक्साइटिंग करंट देना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे दिमाग में रखेंगे। तो वही बोल रहा है द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे कम से कम रखना पड़ता है ताकि हम लोग को मैग्नेटाइजिंग करंट कम से कम देना पड़े, या फिर एक्साइटिंग करंट कम से कम देना पड़े। और एक्साइटिंग करंट कम से कम देंगे तो जो लीकेज रिएक्टेंस होगा भाई, ठीक है, क्योंकि भाई समझिए ना, ट्रांसफार्मर से ही मैं आपको बार बार बताऊंगा, क्योंकि इससे आपको एक दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने का ईजी मौका मिलेगा भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई, जो फ्लक्स मेरा सेकेंडरी तक नहीं लिंक कर पाया उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, लीकेज फ्लक्स बोल रहे थे। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल ये लीक क्यों कर गया बताइए, या फिर समझिए ना, इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बस समझिए इंडक्शन मशीन में भी क्या है, यहाँ पे आपका लीकेज फ्लक्स ज़्यादा देखने को मिलेगा। कब ज़्यादा देखने को मिलेगा, अगर आपने यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा कर दिया एक तरीके से, तो एयर गैप ज़्यादा करेंगे तो सीधी सी बात है, स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ भाई वो रोटर तक पहुँच नहीं पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा क्या हो जाएगा, इस हाई रिलक्टेंस पाथ के चलते क्या हो जाएगा, वो रोटर तक पहुँच ही नहीं पाएगा, ठीक है। देखिए इंडक्शन मशीन में लीकेज क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे एक स्लॉट डला हुआ है, ऐसे समझिए, इसमें मान लेते क्रॉस है, इसमें मान लेते हैं डॉट, ठीक है। इसमें करंट जा रहा है अंदर तरफ, यहाँ से फिर निकल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ओके, तो ओवरऑल देखिए ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक, ये वाला, ये सब क्या हो गया, रोटर से लिंक कर गया। लेकिन ये देख रहे हैं ये सिर्फ एयर गैप से होकर के वापस आ गया, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये मेरा एक तरीके से लीकेज फ्लक्स है, समझे। तो ये बाहर यही रोटर तक क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इनके बीच में एयर गैप एक तरीके से ज़्यादा था। तो एयर गैप कम से कम रखेंगे तो लीकेज कम होगा। और ऑलरेडी मैंने आपको ट्रांसफॉर्म बताया था, जो लीकेज फ्लक्स होता है इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसको हम लोग कैसे मॉडल करते हैं सर्किट के अंदर, एक इंडक्टर के थ्रू, ठीक है। तो जो आपका लीकेज रिएक्टेंस होगा, अगर एयर गैप ज़्यादा रखेंगे तो सीधी सी बात है लीकेज ज़्यादा हो, लीकेज ज़्यादा होने के चलते आपका जो लीकेज रिएक्टेंस होगा ये भी एक तरीके से ज़्यादा हो जाएगा। तो इंटरनल ड्रॉप मशीन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग मिनिमम रखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 3 फेज सप्लाई टू द स्टेटर ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज्ड देन द सिंक्रोनस स्पीड। सीधी सी बात है, हम लोग को पता है NS इक्वल टू कितना होता है, 120F डिवाइडेड बाई P, है ना। तो NS यानी सिंक्रोनस स्पीड, जिस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड घूमता है एक तरीके से, तो फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी 3 फेज सप्लाई ऑफ इंडक्शन मोटर इंक्रीज, द सिंक्रोनस स्पीड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपका NS बढ़ जाएगा। अगला बोलता है इफ NS इज द स्पीड ऑफ अ रोटेटिंग फ्लक्स एंड N इज द स्पीड ऑफ अ रोटर, देन नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देन विच ऑफ द फ्लक्स कट द रोटर कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए भाई क्या बोल रहा है, NS जो है मेरा सिंक्रोनस स्पीड है और N जो है मेरा रोटर का एक तरीके से स्पीड है। ओके, तो बोल रहा है कि जो रोटर के कंडक्टर को कट करेगा फ्लक्स, वो किस स्पीड से एक तरीके से कट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन देख करके बता सकते हैं भाई, ठीक है। तो इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस होगा कितना होगा, NS और जो रोटर घूम रहा है NR, ठीक है। तो NS माइनस NR करेंगे, जो भी आपका रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस होगा उसी स्पीड से क्या होगा, आपका फ्लक्स कट करेगा रोटर के कंडक्टर को। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन भाई, NS में से N को घटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द रोटर स्पीड इज, तो रोटर स्पीड हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है भाई, ठीक है, स्मॉलर देन द सिंक्रोनस स्पीड। क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पे अगर मान लेते हैं पहुंच भी गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जो रोटर का कंडक्टर है उससे कभी भी फ्लक्स कट नहीं होगा, कट नहीं होता, EMF इंड्यूस नहीं होगा, EMF इंड्यूस ना कोई करंट नहीं आएगा, कोई करंट नहीं आएगा तो कोई टॉर्क भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बोल रहा है, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 20 पोल्स एंड कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्सेज। तो सीधी सी बात है, वही निकाल लेंगे, NS इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है आपका 50, पोल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, ये आपका 60 यानी 6 5 30, ठीक है, यानी 300 RPM हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था, रिलेशन अमंग सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड एंड स्लिप। तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा स्लिप का, आपको रिलेशन पता होगा भाई, ये होता है NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। तो ओवरऑल यहाँ से अगर आप करेंगे तो स्लिप इंटू NS हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS माइनस NR। आपका किसके किसके बीच में बोल रहा है, ठीक है, स्लिप N और NS के बीच में। तो ओवरऑल देखिए यहाँ से अगर मैं NR का वैल्यू निकालूँ, NR का वैल्यू निकालता हूँ भाई, ठीक है, माइनस NR, इसको उधर भेज देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा माइनस NS, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लेकर दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा NR हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा NS माइनस S इंटू NS। यहाँ पे NS अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस S हो जाएगा। तो NR इक्वल टू क्या हो जाएगा NS इंटू 1 माइनस S। NR जहाँ पे मेरा रोटर स्पीड हो तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, रोटर स्पीड इक्वल टू 1 माइनस S इंटू NS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज एट नो लोड द स्लिप। तो नो लोड पे क्या होता है, स्लिप प्रैक्टिकली जीरो हो जाता है। नो लोड कहने का मतलब क्या भाई, कि आपका जो शाफ्ट है वो फ्रीली घूम रहा है, ठीक है, या फिर कहिए शाफ्ट पे कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, इसका मतलब क्या, रोटर जो है भाई अच्छा खासा स्पीड पकड़ेगा ना, समझ रहा है। तो नो लोड के केस में, नो लोड के केस में आपका जो NR होगा ये आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब आप स्लिप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा NS माइनस NR डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा NS, और ये जो है क्या है अप्रॉक्सीमेटली NS के बराबर है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा कट जाता है। तो ओवरऑल ऐसे आइडियल केस देखेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन कभी आपका ये NS के स्पीड पे रोटर घूमता नहीं है, लेकिन NS के आसपास रहेगा भाई, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो स्लिप का वैल्यू आएगा वो प्रैक्टिकली जीरो आएगा, लगभग जीरो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है भाई व्हेन द रोटर ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या हो गया कि अब हम लोग उसको घूमने नहीं दे रहे हैं। NR का जो स्पीड है ये मेरा क्या है, एक तरीके से जीरो है, ओके, यानी स्टैंड स्टिल कंडीशन है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन मैंने आपको बताया है जो स्लिप का वैल्यू क्या होगा NS माइनस 0 डिवाइडेड बाय NS। तो कट जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द स्पीड ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स इन फिगर विल बी। तो फिगर पे आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे आपका NS का स्पीड पूछा भाई, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50, पोल दिया हुआ है 4, तो NS इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 इंटू F डिवाइडेड बाय 4। काट लेंगे, 4 × 12, 1500 RPM आ जाएगा आपका, ओके, 1500 RPM हो जाएगा 12 वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द इंडक्शन मोटर शोन इन द फिगर रन एट 450 देन द स्लिप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्लिप बताना भाई, तो स्लिप इक्वल टू क्या हो जाएगा NS अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने 1500 RPM है ना, 1500 RPM मेरा NS है, NR बोल दिया क्वेश्चन में 1450 है, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 1500। तो ऊपर में कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1500, परसेंट में तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5 3 जा 15, 5 10 जा 30, जब सॉल्व करेंगे भाई ये आ जाएगा 3.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इसी वाले फिगर में रोटर फ्रीक्वेंसी इज डायव व्हेन द रोटर इज एट स्टैंड स्टिल। तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा भाई बताइए, स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर फ्रीक्वेंसी का अगर आपने पढ़ा होगा डेरिवेशन, ये होता है आपका FR इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू स्लिप, तन्मया। तो अभी क्योंकि स्लिप मेरा 1 है, स्टैंड स्टिल कंडीशन है ना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू 1 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की बात हो रही है, इस क्वेश्चन में जो आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी था कितना था आपका 50 हर्ट्ज है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 50 गुना 1 यानी 50 हर्ट्ज ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द लाइन इन फिगर इज इंटरचेंज्ड, ठीक है। देखिए ऊपर वाले फिगर में अगर एक सप्लाई को आपने इंटरचेंज कर दिया, यानी फेज सीक्वेंस अगर आपका रिवर्स हो गया तो क्या हो जाएगा आपका रोटेशन जो होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है भाई, क्लियर हुआ। और रिवर्स की हो जाएगा क्योंकि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स था, जैसे मान लेते हैं ये आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो फेज सीक्वेंस चेंज करेंगे तो ये उल्टा एक तरीके से घूमना स्टार्ट कर देता है, ओके। तो वही है
द फ्लक्स स्पीड रिमेन्स द सेम, यानी NS जिस स्पीड पे आपका फ्लक्स घूम रहा था तो वही रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होता है रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ अ 4 पोल इंडक्शन मोटर हैज़ अ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इतना देन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताना है भाई। तो ओवरऑल हम लोग को पता है NS इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाय P होता है। फ्रीक्वेंसी के लिए देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इस फार्मूले से, ये सिंक्रोनस स्पीड इंटू पोल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 120। NS आपका दिया हुआ 1500, पोल दिया हुआ आपका यहाँ पे 4 पोल, 120 कांस्टेंट वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 3 5 या 15 यानी 50 हर्ट्ज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द फुल लोड स्लिप ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर रेंज फ्रॉम। फुल लोड बोल दिया भाई। फुल लोड कहने का मतलब क्या हुआ, आपका जो स्लिप होगा किसके किसके बीच में लाई करेगा, ये 2 से 5% के बीच में लाई करता है। 2 से 5% कहना, 2% का मतलब क्या, 0.02, 5% कहने का मतलब क्या भाई 0.05। अब समझिए, जैसे मैंने आपको बताया था मोटरिंग मोड के लिए कि आपका जो मोटरिंग मोड होता है भाई, मोटरिंग मोड हम लोग कैसे पकड़ते हैं, स्लिप से ही पकड़ते हैं। स्लिप इक्वल टू 1 यानी आपका क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन है, और वही स्लिप इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये मेरा NR जो है NS के बराबर हो गया। तो इसके बीच में जो रेंज होगा, ठीक है, 1 से लेके 0 तक या फिर 0 से लेके 1 तक, इसको हम लोग मोटरिंग मोड बोलते हैं भाई। देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा कि स्लिप जो है मेरा, स्लिप जो है भाई मेरा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। स्लिप जो है मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि लेस देन 1 में ही आपका यही तो है भाई, समझ में आया, ठीक है। इसी के बीच में आपका मोटरिंग मोड की तरह एक्ट करता है। तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये हो गया मोटरिंग मोड। तो मोटरिंग मोड में जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके समझाऊँ, ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो जैसे मान लेते हैं मेरा NS है 1500 RPM, ओके, NS कितना है 1500 RPM, और NR मान लेते हैं भाई आपका ऊपर वाला क्वेश्चन ले रहे 1450 RPM। तो यहाँ पे आपने देखा था कि जो स्लिप आया था कितना था, 3.3% आया था। 3.3% कहने का मतलब क्या, कितना था आपका भाई, मेरे बच्चा वाला क्वेश्चन है यार, ठीक है, इसको मैं क्या समझाऊँ। इस तरीके का बहुत सारे केस लेके चलेंगे ना, तो किसी में 2% आएगा, किसी में 3% आएगा, किसी में 3.5% आएगा, तो ये रेंज होता है भाई, ठीक है। इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बच्चा वाला सब क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ अ रोटेशन ऑफ द फील्ड इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन। तो किस पे डिपेंड करता है, तो फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपका फेज सीक्वेंस मान लेते हैं RYB है, और वही अगर आपने चेंज कर लिया, मान लेते RBY कर लिया, तो यहाँ पे आपका अगर मान लेते यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो इस वाले सप्लाई में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द रोटर वाइंडिंग ऑफ अ 3 फेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इज जनरली कनेक्टेड। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई, जब आप 3 फेज इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे, 3 फेज इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे, तो उसमें 2 मशीन पढ़ना होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन जनरेटर। तो अभी मोटर तक ही रहते हैं। तो जब आप 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो इसमें 2 मोटर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, और 2 मोटर किस बेसिस पे रखा जाता है, रोटर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, ठीक है। रोटर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे 2 तरीके का नाम रखा जाता है। एक होता है भाई स्क्वायरल केज, ओके, स्क्वायरल केज रोटर, और एक होता है आपका स्लिप रिंग, या फिर कहिए इसी को बोलते हैं वाउंड रिंग मोटर, ठीक है। तो दोनों के लिए, ठीक है भाई, ये क्या हो जाए, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इनका जो स्टेटर होगा, ठीक है, स्टेटर क्या होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से स्लॉट्स कटे होंगे, इसमें आप वाइंडिंग जो करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए जो आपका स्टेटर होगा वो सेम रहता है भाई, ठीक है, समझ में, दोनों का स्टेटर बिल्कुल सेम रहेगा। बस यहाँ पे रोटर का डिफरेंस हो जाता है। एक में क्या होता है, केज टाइप रोटर रहता है, और दूसरे में आपका स्लिप रिंग या फिर वाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी इसका जो रोटर होगा ना, इसमें भी आपके स्लॉट्स कटे रहते हैं, ठीक है। जैसे आपका स्टेटर में स्लॉट्स कटा होता है, वैसे रोटर में कटा हुआ रहता है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन जो स्क्वायरल केज टाइप होता है, केज टाइप कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। इसमें हम लोग वाइंडिंग नहीं करते हैं, इसमें हम लोग का क्या होता है, एल्युमिनियम का बार रहता है, और ये एंड रिंग से ऐसे शॉर्टेड रहता है, ठीक है। तो रोटर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपका 2 तरीके का इंडक्शन मोटर होता है, एक 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और एक
3 फेज वाउंड रिंग रोटर या फिर कहिए स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्यों बोलते हैं भाई? स्लिप रिंग हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई हम लोग को रोटर से बाहर कनेक्शन लेने के लिए, ओके, हम लोग को यहाँ पे स्लिप रिंग प्लस आपका ब्रश ये सब लगा करके हम लोग बाहर लेते हैं। क्यों लेते हैं उसके पीछे भी रीज़न है भाई। आपका जैसे टॉर्क पढ़ेंगे ना, तो जो टॉर्क होता है स्टार्टिंग टॉर्क, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, रोटर के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो वाउंड रोटर होता है उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप एक्सटर्नल यानी बाहर से रोटर के अंदर क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओवरऑल वापस से आते हैं हम लोग। ये सब हो गया था हम लोग का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे थे भाई, ठीक है। इधर यार बारिश हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, बार बार फ्लैक्चुएशन हो रहा है, ओके। तो ओवरऑल भाई जो आपका यहाँ पे किस रोटर के बारे में बोल रहा है, वाउंड रोटर, ठीक है। वाउंड रोटर कहना मतलब क्या, ऐसा जो रोटर होगा इसमें भी आपके बहुत सारे स्लॉट्स कटे होंगे और इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से 3 फेज, जैसे आपने स्टेटर पे 3 फेज वाइंडिंग किया है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, उसी तरीके से रोटर पे भी किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 3 फेज आपने वाइंडिंग किया, ऑलरेडी मैंने आपको पूरा का पूरा वाइंडिंग पढ़ा है भाई, पेड क्लासेस में भी, चैनल पे भी करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो EEE चैनल पे जा करके आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे वाइंडिंग का, इलेक्ट्रिकल मशीन वाइंडिंग करके 13 लेक्चर होगा, उसको आप देख लीजिएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा, ओके। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे जो आप 3 फेज वाइंडिंग कर रहे हैं रोटर में, इसका मतलब क्या, और ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। इसका मतलब क्या, आपने मार्केट से क्या किया होगा, 3 कॉइल खरीद के लाया होगा, ठीक है। मान लेते 4000 टन का कॉइल है, दूसरा भी मान लेते ये भी आपका 4000 टन का कॉइल है और ये भी आपका 4000 टन का कॉइल है भाई, ठीक है। लेकिन आपने इसको क्या किया है, इसको तोड़ दिया होगा ना, इसको, ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कि पूरा का पूरा कॉइल एक तरीके घुसा दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, इसका भी आपको हिस्सा करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर 3 कॉइल डला हुआ, 3 कॉइल डला हुआ, मतलब क्या, यहाँ पे आपको 2 टर्मिनल इसके, 2 टर्मिनल इसके, 2 टर्मिनल इसके, यानी टोटल कितने, 6 टर्मिनल हो रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि भाई आप रोटर से, जैसे ऐसे समझिए ना, ये मान लेते भाई आपका शाफ्ट है और इस तरीके का मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया आपका इस तरीके का, इसमें स्लॉट्स कटे हुए हैं और इसमें आपने वाइंडिंग किया हुआ है। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी ऐड करना ताकि हम लोग रोटर के टॉर्क को बढ़ा सके, तो ओवरऑल ये कैसे लिया जाता है, यहाँ पे स्लिप रिंग लगा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे क्योंकि 3 फेज है भाई, तो या तो हम लोग डेल्टा में कनेक्ट करेंगे या तो फिर स्टार में कनेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग जो है हमेशा जो है स्टार में कनेक्टेड करते हैं। स्टार में कनेक्टेड क्यों करते हैं समझिए, देखिए सबसे पहले स्टार में अगर आप कनेक्ट करें मतलब क्या, इसका एक एंड ले लेते हैं, इसका एक एंड ले लेते हैं, इसका एक एंड ले लें, कॉमन इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो बाहर जो रोटर से तार निकलेगा, कितना तार निकलेगा, सिर्फ 3 तार निकलेगा। इसका मतलब कि आपको यहाँ पे सिर्फ 3 स्लिप रिंग लगाना पड़ेगा, समझ में आया। 3 स्लिप रिंग लगा करके फिर इसके ऊपर ब्रश लगा देंगे, ब्रश से आपका क्या हो जाएगा, ये वाइंडिंग का बाहर कनेक्शन निकल जाएगा। अब एक चीज़ समझिए भाई, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने इसमें 3 फेज कनेक्शन कर लिया, यानी वाइंडिंग करके कनेक्शन ले लिया, ठीक है, स्टार मान लेते कनेक्ट कर लिया। तो भाई अभी जैसे यहाँ पे अगर आप स्टेटर में इसको डाल देते हैं, ओके, तो इसमें जैसे ही आप रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड देंगे सप्लाई दे करके, तो इसके अंदर ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं फ्लो होगा, क्योंकि जो 3 तार निकला है रोटर से ये शॉर्टेड नहीं है ना, समझ रहे, ये तो ओपन है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कैसा कनेक्शन हो रखा होगा, ये मान लेते एक कॉइल, ये दूसरा कॉइल और ये तीसरा कॉइल, सबका एक एक कॉइल का जो है आपने वाइंडिंग इस तरीके से जोड़ दिया, लेकिन ये जो कनेक्शन निकला है ये अभी भी क्या है, ओपन है एक तरीके से, समझ में आया, जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसके अंदर ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा लेकिन करंट कभी भी फ्लो नहीं होगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे ना, समझ रहे बात को, इसको हमको शॉर्ट करना हो, तो शॉर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको हम पहले स्लिप रिंग पे लाते हैं, इसका कनेक्शन स्लिप रिंग पे लगा हुआ है, फिर स्लिप रिंग पे ब्रश लगा देंगे और इस ब्रश से फिर हम लोग ये तीनों कनेक्शन बाहर लेकर के फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लगा कर, रेजिस्टेंस भी किस में होगा, मेरा स्टार में होगा इस तरीके का,
ठीक है, इससे हम लोग जोड़ देते हैं ऐसे ला करके। ठीक है, अब जाके मेरा सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या होता है, मेरा जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसको हम लोग अच्छा खासा बना सकते हैं भाई। ठीक है, इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो अच्छा खासा नहीं होता है, लो होता है एक तरीके से। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई आपने स्टार में कनेक्ट किया, ठीक है, हम उसको डेल्टा में भी तो कर सकते थे। तो डेल्टा में अगर आप करेंगे भाई, तो डेल्टा में क्या दिक्कत होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे डेल्टा करते, तो डेल्टा कहने का मतलब क्या, एक वाइंडिंग ए, दूसरा वाइंडिंग ए, तीसरा वाइंडिंग ए। ठीक है, तो भाई मेरे इस कॉइल का कितना टर्मिनल निकलता, 2 टर्मिनल, इससे कितना निकलता 2 टर्मिनल, और इससे कितना निकलता 3 टर्मिनल, यानी टोटल कितने हो गए 6 टर्मिनल हो गए भाई। तो 6 का 6 टर्मिनल आपको कहाँ लाना पड़ता, यहाँ पे जैसे आपने स्टार में 3 स्लिप रिंग लगाया, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, 6 के 6 को बाहर अगर निकालना है आपको, तो ओवरऑल क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे 6 स्लिप रिंग लगाना पड़ता। समझ में आया। और एक चीज़ देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि डेल्टा में क्या होता है, जो मेरा लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज के बराबर होता है। लेकिन भाई स्टार की अगर बात करें, तो स्टार में क्या होता है भाई, जो मेरा फेज वोल्टेज होता है या फिर कहीं जो लाइन वोल्टेज होता है, ये क्या होता है, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो ओवरऑल देखिए, यहाँ पे अगर आप स्टार में जोड़ेंगे ना, स्टार में अगर आप कनेक्ट करेंगे भाई, तो ओवरऑल इन स्लिप रिंग के बीच में जो वोल्टेजेस आएंगे वो डेल्टा के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे तो आपका वोल्टेज बराबर है, लाइन और फेज बराबर है, लेकिन इसमें क्या होता है, √3 टाइम्स को लेकर के क्या हो जाता है, यहाँ पे वोल्टेज एक तरीके से लेस हो जाता है, जिसके चलते हम लोग यहाँ पे इंसुलेशन, क्योंकि तीनों स्लिप रिंग बहुत नज़दीक होते हैं भाई। ठीक है, तो अगर हाई वोल्टेज होगा तो उसको इंसुलेट करने के लिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मतलब इंसुलेशन भी पड़ी है, A क्लास B क्लास है ना, तो महंगा आपको इंसुलेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हम लोग के लिए सही नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा रोटर के अंदर जो वाइंडिंग करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है, और उसका जो कनेक्शन करते हैं वो हमेशा स्टार में किया जाता है भाई। ठीक है, और स्टार में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि ये जो 3 टर्मिनल है तीनों कॉइल का, ये अंदर ही शॉर्ट कर दिया जाता है, और बाहर सिर्फ से हम लोग क्या करते हैं, ये स्लिप रिंग लगा करके 3 यहाँ से ब्रश लगा कर बाहर निकाल देते हैं। तो वही पूछ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में, द रोटर वाइंडिंग ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज जनरली, तो हमेशा स्टार कनेक्टेड आपको लगाना है। और कुछ अगर होगा तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, 1 मिनट बस, और कुछ इसका अगर बेनिफिट होगा भाई। ठीक है, स्लिप रिंग 6 टर्मिनल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इंसुलेशन के लिए कॉस्टिंग कम हो जाएगा आपका। और यहाँ पे भाई एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फूरियर सीरीज से डाला गया है कि आपका जो स्टार में होता है ना, स्टार में क्या होता है, जीरो सीक्वेंस करंट को एक तरीके से फ्लो करने का न्यूट्रल पाथ होता है, लेकिन डेल्टा में आपका न्यूट्रल पाथ नहीं है, तो वहाँ से आप थर्ड हार्मोनिक्स यानी जिसको हम लोग जीरो सीक्वेंस बोल रहे हैं ना, उसको आप एक तरीके से अवॉइड नहीं कर पाइएगा। ओके, और एक चीज़ देखिए, अगर आप डेल्टा करते हैं तो डेल्टा में क्योंकि यहाँ पे मेरा वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपस में बराबर है, तो वोल्टेज हाई होने के चलते जैसे आप लोड लगाइएगा उस समय क्या होगा, रोटर के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो भी काफ़ी हाई होगा, रोटर के अंदर करंट काफ़ी हाई होगा, उसके चलते क्या होगा, यहाँ पे जो स्लिप रिंग लगा इनके बीच में स्पार्किंग होने के ज़्यादा चांसेस होता है भाई। ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो बहुत सारा यहाँ पे इसका मतलब जितना भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे सबके लिए भाई एक एक स्पेशल लेक्चर बनेगा। ठीक है, जो कि हम लोगों ने IEEE के लिए जो सब्जेक्टिव मशीन पढ़ाया था उसमें हम लोगों ने बताया पूरा का पूरा चीज़, तो MCQs में आपको उतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ थ्री फेज वाउंड रोटर मोटर आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो स्लिप रिंग हो जाएगा। स्लिप रिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रोटर से बाहर कनेक्शन लेने के लिए स्लिप रिंग लगाना पड़ता है भाई। अगला क्या बोलता है, द एडवांटेज ऑफ वाउंड रोटर मोटर इज दैट, तो वाउंड रोटर का क्या एडवांटेज है, तो क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक तरीके से कनेक्ट कर देते हैं रोटर में, जिसके चलते हम लोग का टॉर्क बढ़ जाता है, तो इसमें आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का एक तरीके से ऑप्शन रहता है हम लोगों के पास। लेकिन वही आपका जो स्क्वायरल केज होता है भाई, उसमें आप एक तरीके से नहीं कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ वाउंड रोटर मोटर इज mainly used in application where, तो जहाँ पे हम लोग को हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, अभी जस्ट बताया कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R2 के ऊपर, रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो रोटर रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाहर से ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग टॉर्क मेरा बढ़ जाएगा, और एक बार आपका स्टार्ट हो गया मोटर तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अपना एक स्टेबिलिटी पॉइंट अचीव कर लेगा, जैसे मैंने आपको
टॉर्क वर्सेस स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक दिखाया ना, ठीक है, स्लिप मान लेते हैं, आपका टॉर्क मान लेते हैं। तो ओवरऑल कुछ ऐसे जाता है आपका ये। तो ओवरऑल अगर मान लेते हैं ये आपका लोड का डिमांड है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए स्टार्टिंग टॉर्क सिर्फ इतना ही है और लोड टॉर्क का डिमांड इतना है। इसका मतलब क्या है, ये मोटर कभी भी इतने हैवी लोड को लेकर के स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोटर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं। रोटर का रेजिस्टेंस जैसे ही इंक्रीज कीजिएगा तो जो आपका टॉर्क है, जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे जो टॉर्क होगा भाई ये एक तरीके से स्टार्टिंग में ही क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ, लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस, ये मान लेते हैं R1 रेजिस्टेंस पे है, ये कर्व मान लेते हैं R2 पे है, ये मान लेते हैं भाई आपका R3 पे है, और यहाँ पे क्या है, R3 जो है बड़ा है R2 से और R2 जो है बड़ा है मेरा R1 से। इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको पढ़ने के लिए भाई मिलेगा आपको, ठीक है। बुक आप देखिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये सब नहीं समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो वही है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ पे चाहिए होता है वहीं पे हम लोग यूज़ करते हैं। द टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ, तो अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, डीसी शंट मोटर तरह हो जाए क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे ये चलता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन अ वाउंड रोटर मोटर द रोटर वाइंडिंग इज वाउंड 4। तो हमेशा मैंने आपको बताया भाई, जो जितना आप नंबर ऑफ पोल स्टेटर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब मान लेते हैं आपने स्टेटर पर जो वाइंडिंग किया है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, इसमें मान लेते 4 पोल के लिए किया है, ओके। तो आपको रोटर पे भी क्या करना पड़ेगा, आपको 4 पोल के लिए ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करना पड़ेगा। और ये बेसिक सा नियम होता है भाई, ठीक है, कि अगर आप 4 पोल स्टेटर पे बना रहे हैं तो रोटर पे भी आपका 4 पोल बनना चाहिए, तभी जा करके वो मोटर एक तरीके से वर्क करेगा, फिर कहिए वो मशीन आपका वर्क करेगा। अगर आपने मान लिया स्टेटर पे 4 पोल डाल दिया और रोटर पे सिर्फ 3 पोल बनाया, फिर 2 पोल बनाया, तो वो घूमेगा नहीं भाई, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं घूमता है ये सब आपका बताया हुआ है पेड क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल टू, ठीक है, जितना आपका स्टेटर पे होगा उतना ही आपका रोटर पे भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अ वाउंड रोटर मोटर आर लेस एक्सटेंसिवली यूज दैन स्क्वायरल केज, यानी जैसे मैंने आपको बताया ना, मार्केट में या फिर कहिए कहीं पे भी आप अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडक्शन मोटर, तो सबसे ज़्यादा किसका डिमांड होता है, स्क्वायरल केज का होता है भाई, ठीक है। स्क्वायरल केज मान लेते अगर आप 90% अगर आप यूज़ कर रहे हैं स्क्वायरल केज, तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में आपको 10% ही क्या देखने को मिलेगा, स्लिप रिंग या फिर कहिए वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, तो सीधी सी बात है, ये भाई हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ पे चाहिए होता है वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। साथ ही साथ इसमें क्योंकि आपका मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाएगा ना, और ये एक्सपेंसिव हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे स्लिप रिंग चाहिए, ब्रश चाहिए, उसके बाद फिर आप जो वाइंडिंग कर रहे हैं वो पूरा कॉपर वाइंडिंग होगा। जो केज होता है उसमें क्या होता है आपका, बस एल्युमिनियम बार होता है एक तरीके से, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ बेसिस पे भी क्या है, इसमें आपका जो आप मटेरियल ऐड कर रहे हैं वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दे आर कॉस्टली एंड रिक्वायर ग्रेटर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि स्लिप रिंग के चलते, और स्लिप रिंग 3 लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या, तीनों के बीच में इंसुलेशन हम लोग को मेंटेन करके रखना है। करंट इतना फ्लो होना चाहिए कि कभी भी उसमें स्पार्किंग ना आए, ओके। तो ओवरऑल आपका फिर उससे ब्रश कनेक्टेड होता है, तो ब्रश भी आपका घिसेगा, है ना। तो ओवरऑल आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सेशन समझ में आया होगा भाई। और ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था, आप मेरे को थोड़ा सा आप हिंट दे दीजिएगा इस तरीके का जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सफिशिएंट है या नहीं, ओके। आगे के कुछ और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं भाई, ओके। टाइम अभी हम लोग के पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। आपके पास एक 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है और इसका स्लिप दिया हुआ है 5%। तो 5% कहना मतलब क्या, 0.05 हो जाएगा। पोल आपका दिया हुआ है 4, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ आपका 50 हर्ट्ज। बोलता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द रोटर विल बी, यानी रोटर का आपको फ्रीक्वेंसी बताना था। FR इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, स्लिप इनटू जो आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और ये आपका 0.05, यानी 0.05 इंटू आपका हो जाएगा 50 हर्ट्ज, यानी यहाँ से आ जाएगा 100, ये 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हर्ट्ज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द मैक्सिमम वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द रोटर ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर व्हेन। मैक्सिमम EMF कब इंड्यूस्ड होगा भाई, रोटर के कंडक्टर के अंदर। तो सीधी सी बात है, हम लोग को पता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, जो EMF इंड्यूस्ड होगा रोटर के अंदर, जिसको हम लोग E2 बोलेंगे, यानी सेकेंडरी EMF बोलेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स और d∅/dt के ऊपर। समझ में आया।
तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्टैंड स्टिल वाले कंडीशन को, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में भाई आपका जो फ्लक्स कट करेगा रोटर के कंडक्टर को, समझे, वो क्या होगा। अगर हमने यहाँ पे देखें रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस देखें, रिलेटिव स्पीड किसके किसके बीच में, बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड पे जो फील्ड घूम रहा है वो एंड रोटर कंडक्टर के बीच में, ठीक है, या फिर एन एस और एन आर के बीच में अगर देखेंगे तो भाई एन एस माइनस एन आर तो मेरा जीरो, एन एस का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 पोल लेंगे तो 3000 होगा, 4 पोल लेंगे तो 1500 होगा, है ना। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में आपका जो रिलेटिव स्पीड होता है किसके किसके बीच में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के कंडक्टर के बीच में, वो सबसे ज़्यादा होता है। और रिलेटिव स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, जो फ्लक्स कट कर रहा होगा बहुत तेज़ी से कर रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, आपका ईएमएफ भी उसी समय में सबसे ज़्यादा एक तरीके से इंड्यूस्ड होगा। तो कब होगा, जब मेरा स्टैंड स्टिल पे होगा, यानी रोटर जब रुका हुआ होगा। रोटर जब रुका होगा कहना मतलब जब मेरा रोटर एक तरीके से ब्लॉक्ड होगा। नो लोड पे तो कभी होगा ही नहीं भाई। नो लोड पे क्या है, एन एस और एन आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, यानी यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस है बहुत कम है, तो फ्लक्स भी बहुत कम कट होगा, तो ईएमएफ भी बहुत कम होता है वहाँ पे इंड्यूस्ड। अगला देखिए क्या बोल रहा है, द रिएक्टेंस ऑफ द रोटर सर्किट ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम एट। देखिए भाई, जब आप इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इंडक्शन मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को रेफरेंस लेकर के उसी से हम लोग इसका डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेटर के चलते आपका R1 हो गया, X1 हो गया, यहाँ पे जो कोर है उसके चलते आपका RC हो गया, XM हो गया, और फिर हम लोग रोटर का जो वाइंडिंग है, ठीक है, उसको भी हम लोग साइड में रेफर करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं मेरा रोटर का एक तरीके से हो गया, इधर मेरा लीकेज के चलते रिएक्टेंस होगा, और यहाँ पे हम लोग ये जो रेजिस्टेंस दिखाते हैं इसको हम लोग R2/S करके दिखाते हैं। फिर इसी को जब ओपन कीजिएगा तो R2 हो जाएगा, यानी रोटर के सर्किट को अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का भाई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और इसके सीरीज़ में, तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, R2 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2, और ये हो जाएगा आपका 1 - S डिवाइडेड बाय S, ठीक है। तो इसमें जो आपका पावर कंज्यूम होता है ना, ये आपका एक तरीके से मैकेनिकल पावर होता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, इसके अंदर जो आपका रोटर के अंदर जो कॉपर लॉस होगा वो, ठीक है, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों कट करके आपका इतना ही एक तरीके से देखने को मिलता है। ओके, तो ओवरऑल समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कि इसको भी, यानी ये जो आपका सेकेंडरी है, रोटर का जो आपका रिएक्टेंस है या फिर ये जो रेजिस्टेंस है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सिंगल सर्किट बना के इधर रिफर्ड कर देते हैं। रिफर्ड करने के लिए फिर से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का हेल्प किया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे हेल्प यूज़ करके हम लोग इसको भी क्या करते हैं, एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं भाई, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा होगा भाई उनको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसके लिए भाई कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे R2/S कर लेंगे, ये मेरा इधर सप्लाई हो जाएगा। ये हो गया आपका एक तरीके से इंडक्शन मशीन का पूरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो जो मेरा रिएक्टेंस होता है, ठीक है, जो रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस जैसे मान लेते भाई, रिएक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, 2πfl, समझ में आया। अब यहाँ पे किसके बारे में बोल रहा है, ये रोटर रिएक्टेंस के बारे में बोल रहा है, रोटर सर्किट का जो रिएक्टेंस होता है, ऐसे समझिए आप। तो हम लोग को पता है कि जो रिएक्टेंस है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। और हम लोग का यहाँ पे पूछा रहा है रोटर का रिएक्टेंस, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रोटर का फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम FR बोलते हैं, और FR क्या होता है, ये एक तरीके से स्लिप पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। स्टैंड स्टिल पे स्लिप 1 है, इसका मतलब क्या, सप्लाई फ्रीक्वेंसी और रोटर फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में बराबर होगा, यानी 1 के बराबर होगा। और जैसे जैसे आपका स्पीड पिकअप करेगा आपका रोटर, वैसे वैसे क्या होता है, स्लिप का वैल्यू कमते चला जाता है, तो रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वो भी एक तरीके से वेरी करते चला जाता है। इसीलिए जो रोटर का रिएक्टेंस हम लोग लिखेंगे, ये हमेशा क्या करते हैं, स्लिप इनटू रिएक्टेंस लिखा जाता है, समझ में आया। क्योंकि भाई ये जो रिएक्टेंस है रोटर का, ये स्लिप के हिसाब से चेंज होते चला जाता है। और अब मेरे को बताइए, इस रोटर के रिएक्टेंस का सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब स्लिप का वैल्यू मेरा मैक्सिमम होगा। और स्लिप का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, स्लिप का वैल्यू मैक्सिमम कब है, 1 है ना, 1 ही तो मैक्सिमम है भाई, समझ में आया। और 1 कब होता है, जब ये एक तरीके से स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो, यानी स्टार्टिंग के टाइम में। स्टार्टिंग के टाइम में आपका क्या है, एक तरीके से रोटर 0 पे है, रेस्ट पे है। ओके, तो वहाँ पे स्लिप क्या होगा मेरा, एक तरीके से मैक्सिमम देखने को मिलेगा।
तो स्टार्टिंग के टाइम में आपका रिएक्टेंस जो होगा रोटर सर्किट का वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द रोटर करंट इन अ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज। तो रोटर करंट किस पे डिपेंड करेगा भाई, देखिए इसको भी मैं आपको मैनुअली समझाता हूँ। अगर हम लोग रोटर के अंदर के करंट की अगर बात करें, सबसे पहले स्टैंड स्टील देखिए भाई, स्टैंड स्टील अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि स्टैंड स्टील पे एनआर मेरा 0 है, एनएस मान लेते हैं मेरा 3000 आरपीएम पे है। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस होगा, ओके, ये मान लेते हैं मेरा एनएस है, ये एनआर है, और ये एक तरीके से रोटेट कर रहा है कितने के स्पीड पे, मान लेते हैं 3000 आरपीएम पे घूम रहा है। तो भाई स्टैंड स्टील पे एनआर तो मेरा 0 है, इसका मतलब क्या है, रोटर मेरा यहाँ पे रुका हुआ होगा, सही बात है, रोटर मेरा रुका हुआ होगा। इसका मतलब क्या, स्टैंड स्टिल कंडीशन में ये जो फ्लक्स होगा इस रोटर के कंडक्टर को बहुत तेजी से कट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा ये मैक्सिमम होगा, और ईएमएफ मैक्सिमम है तो सीधी सी बात है भाई, मान लो स्क्वायरल केज यानी ये पूरा का पूरा जो कंडक्टर है वो एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड है, यानी रोटर का जो सर्किट है वो कंप्लीटेड है। इसका मतलब क्या होगा, जो ईएमएफ है ये मैक्सिमम, तो करंट भी क्या होगा इसमें आपका, जैसे भाई I2 की अगर बात करें, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ E2 अपॉन जब आपका इम्पीडेंस होगा, समझ में आया। तो E2 मेरा मैक्सिमम है तो सीधी सी बात है I2 भी मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वही जब आपका रोटर मान लेते हैं एक पर्टिकुलर आरपीएम पे घूमना स्टार्ट कर दिया, मान लेते हैं भाई ये मान लेते हैं 2500 आरपीएम पे घूमने लगा, या फिर कहीं ये 2700 आरपीएम पे घूमने लगा, तो उसमें क्या होगा, रिलेटिव स्पीड एक तरीके से कम जाएगा। उसके चलते जो कंडक्टर कट कर रहा होगा, यानी जो फ्लक्स कट कर रहा होगा कंडक्टर, वो भी कम हो जाएगा, यानी E2 भी एक तरीके से कम जाएगा, तो करंट भी आपका एक तरीके से कम जाएगा। क्लियर हुआ। और वही अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं स्लिप अगर 0 ले लो, स्लिप 0 मतलब क्या है कि NS इक्वल टू NR हो चुका है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो रोटर है और जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या हो गया, सिंक्रोनाइज, यानी साथ साथ घूम रहा है। तो वहाँ पे आपका कोई ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं होगा, कोई फ्लक्स कट ही नहीं हो रहा है, कोई फ्लक्स कट नहीं होता, ईएमएफ भी नहीं आएगा, ईएमएफ भी नहीं है, तो करंट भी आपका 0 होता है। इसलिए टॉर्क भी मेरा क्या हो जाता है, वहाँ पे 0 हो जाता है। अभी दिखाया ना मैंने आपको, यहाँ पे जब स्लिप इक्वल टू 0 मीन्स NS इक्वल टू NR, यहाँ पे मेरा करंट 0, तो करंट 0 इसका मतलब क्या, आपका टॉर्क भी 0 हो जाता है। देख रहे हैं, टॉर्क होता है आपका, ये स्लिप होता है, समझे। तो बोल रहा है कि रोटर करंट जो होगा 3-फेज इंडक्शन मोटर में किस पे डिपेंड करता है। तो भाई मेरे अब आपको आइडिया लग रहा होगा, और ये सब मैं आपको इसलिए मैनुअली समझा रहा हूँ भाई, ताकि आपको इक्वेशन पे शिफ्ट ना होना पड़े। सबके लिए इक्वेशन है, ठीक है, इसके लिए इक्वेशन है, आप बुक का सॉल्यूशन देखिए, सब में आपको इक्वेशन डाल के समझाएगा। लेकिन एक मैनुअली अगर आप समझ जाएंगे ना, फील करके, तो आपको ये सब रटने का जरूरत नहीं है। फिर आप देख रहे हैं भाई, जब मेरा स्लिप मैक्सिमम था, मैक्सिमम कहना मतलब क्या, स्टैंड स्टिल में स्लिप का वैल्यू 1 था, ठीक है, तो वहाँ पे करंट भी मेरा एक तरीके से मैक्सिमम था, क्योंकि स्लिप मैक्सिमम कहने का मतलब क्या, इनके बीच में जो फ्लक्स घूम रहा है वो बहुत तेजी से रोटर या कंडक्टर को कट कर रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे मेरा स्लिप वैल्यू गिर रहा है, क्योंकि स्लिप का मैंने रेंज बताया ना, स्टैंड स्टिल पे 1 है और स्लिप का वैल्यू मैक्सिमम का ये 0 कब है, जब NS इक्वल टू NR, तो इनके बीच में जो होता है 1 से लेकर 0 तक के बीच में एक है मेरा मोटरिंग मोड है ना। तो स्लिप मैक्सिमम था तो इसमें E2 मैक्सिमम, तो करंट भी मैक्सिमम, और स्लिप जैसे से गिरने लगेगा, वैल्यू गिरने लगे वैसे से आपका EMF भी कम जा रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका करंट भी एक तरीके से कम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, ठीक है। यानी आप कहेंगे I2 जो होगा मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लिप पे, स्लिप का वैल्यू ज़्यादा होगा तो I2 का वैल्यू ज़्यादा होगा। और स्लिप का मतलब क्या होता है कि कितना लैग कर रहा है आपका रोटर का कंडक्टर एज कम्पेयर टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से, समझे। इतना ज़्यादा पीछे रहेगा, जितना धीरे धीरे घूमेगा उतना ज़्यादा आपका वहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगा, तो उतना ही ज़्यादा आपका करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, एट स्टार्टिंग रोटर रिएक्टेंस ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज डैश। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग कहना मतलब कि आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन, तो स्लिप का वैल्यू 1 हो गया, और अभी जस्ट बताया रोटर रिएक्टेंस क्या होता है, स्लिप के साथ मल्टीप्लाई में रहता है हमेशा, तो ये तो 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका रिएक्टेंस मैक्सिमम होगा, समझो। जैसे जैसे स्लिप का वैल्यू गिरेगा वैसे वैसे क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर रिएक्टेंस भी एक तरीके से कम जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंस होता है किसके लिए, 3-फेज इंडक्शन मोटर, और किसका रिएक्टेंस, रोटर का रिएक्टेंस, ठीक है, वो क्या होता है, लार्ज होता है एज कम्पेयर टू रोटर रेजिस्टेंस। और जब आप फेजर डायग्राम पढ़ेंगे इंडक्शन मशीन में, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा भाई, जैसे हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताया था, ट्रांसफार्मर का नो लोड फेजर डायग्राम अगर आपने पढ़ा होगा तो हम लोग देखा था, फ्लक्स को मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया, EMF आपका हमेशा जो होता है फ्लक्स से लैग करता है, E1 और E2 मान लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे मेरा क्या था, -E1 था, और -E1 ही क्या था, V1 के बराबर था। एक जो था आपका IC इसके फेज में था, और जो IM था इस वोल्टेज से क्या करेगा, एक तरीके से 90 डिग्री लैग करेगा। तो IC प्लस IM का जो फेजर सम हो रहा था, यही तो मेरा एक तरीके से
एक्साइटिंग करंट था, फिर नो लोड करंट था। समझ रहे बात को? तो इनके बीच में जो एंगल होता है, ये करंट है मेरा, ये मेरा वोल्टेज है, तो इनके बीच में जो एंगल था इसी को तो हमें पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। फिर यही तो मेरा क्या है, एक तरीके से cos फाई है। समझ गए? तो ट्रांसफार्मर आपने देखा था भाई कि नो लोड में पावर फैक्टर बहुत घटिया होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग लोड लगाते हैं वैसे हमारा पावर फैक्टर एक तरीके से इंप्रूव होते चला जाता है। तो इंडक्शन मोटर में भी सेम होता है भाई, लेकिन इंडक्शन मोटर में जो पावर फैक्टर देखने को मिलेगा नो लोड पे, वो ट्रांसफार्मर के मुकाबले और ज़्यादा घटिया देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर गैप आ जाता है। एयर गैप के चलते आपका जो लीकेज रिएक्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होता है भाई, ठीक है। उसके चलते जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा ना, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ये मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो इनका जब आप फेजर सम कीजिएगा तो ये करंट ऐसे आएगा। इसका मतलब क्या? ये एंगल आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा इंडक्शन मोटर के अंदर। समझे? कब? नो लोड कंडीशन पे। तो देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन इंडक्शन मोटर इज रनिंग, कहाँ गया ये क्वेश्चन? नहीं था भाई, 30 नंबर क्वेश्चन था। एट स्टार्टिंग रोटर रिएक्टेंस ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो स्टार्टिंग के टाइम में भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लिप मेरा मैक्सिमम होता है, इसके चलते आपका x2 यानी रोटर का जो रिएक्टेंस होगा ये भी मैक्सिमम होगा। और हम लोग को पता है जो पावर फैक्टर होता है कितना हो जाएगा आपका, बताइए? R2/Z2 होता है। Z2 में क्या है? R2 तो आपका फिक्स है। Z2 में क्या हो जाएगा? Z2 क्या लिखेंगे आप? अगर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूँ तो ये R2 + JX2, और JX2 के यहाँ स्लिप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका लार्ज होता है एज कम्पेयर टू रोटर के मुकाबले, क्योंकि स्लिप यहाँ पे मेरा लार्ज है। तो उसके चलते क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पावर फैक्टर घटिया हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो अभी जैसे मैंने बताया कि स्टैंड स्टिल पे स्लिप का वैल्यू सबसे ज़्यादा लार्ज होता है, उसके चलते आप रिएक्टेंस को बड़ा दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन एन इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट फुल लोड, ठीक है, रोटर रिएक्टेंस। तो जैसे जैसे अभी नो लोड पे था तो नो लोड पे रिएक्टेंस क्या था भाई मेरा? स्लिप इनटू x2 था। लेकिन जैसे जैसे भाई, और x2 को आप ऐसे लिखिए ना, क्या होता है? 2πfl होता है। ओके, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो है मेरा चेंज हो रहा है ना भाई, समझिए। इस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? रोटर फ्रीक्वेंसी होता है। रोटर फ्रीक्वेंसी जब मैं क्या डालूंगा, ये हो जाएगा s इंटू fs इंटू l, समझ में आया? तो ओवरऑल 2πfl, इसकी जगह मैं x लिख देता हूँ, स्लिप के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका लोड लगेगा, फुल लोड का है ना, मतलब क्या, यहाँ पे जो आपका स्लिप का वैल्यू होगा ये काफ़ी कम होगा। हो सकता है 0.02 हो या फिर कहीं 0.03 हो, है ना। इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है क्या? अपना जो रोटर का रिएक्टेंस है वो। तो ओवरऑल इस केस में क्या होगा, यानी फुल लोड पे क्या होता है, रिएक्टेंस का वैल्यू आपका कम जाता है। क्यों? क्योंकि स्लिप का वैल्यू मेरा कम हो चुका है, तो ओवरऑल रिएक्टेंस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसी के चलते क्या होता है, पावर फैक्टर मेरा इंप्रूव हो जाता है। तो फुल लोड पे जो आपको पावर फैक्टर देखने को मिलेगा वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू जो नो लोड पे आपको पावर फैक्टर देखने को मिल रहा था। ओके, तो ये जो रोटर रिएक्टेंस इज स्मॉल कंपेयर टू रोटर रेजिस्टेंस। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, स्मॉल लगा दीजिएगा आप, स्मॉल कंपेयर टू रोटर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, if the slip of a 3-phase induction motor increases the power factor of the rotor। देखें स्लिप अगर बढ़ेगा, अभी जस्ट बताया, स्लिप बढ़ने से क्या हो जाता है, आपका जो रोटर रिएक्टेंस होगा ये बढ़ जाएगा। और रोटर रिएक्टेंस बढ़ गया तो भाई पावर फैक्टर क्या हो जाएगा रोटर का, बताइए? R2 तो मेरा कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपका Z होता है नहीं, R + JXL, है ना। ये स्लिप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x2 कर लीजिए यहाँ पे, तो ये दोनों कांस्टेंट है। लेकिन ये मेरा स्लिप बढ़ने से ये बढ़ जाए तो और क्या हो जाए, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो पावर फैक्टर मेरा घट जाएगा, यानी पावर फैक्टर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन बाय अ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज अबाउट। तो अभी जस्ट बताया 30 to 50% जो होता है आपका फुल लोड का, यानी ज़्यादा खींचता है एक तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन इंक्लूडेड है नहीं भाई। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, और आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 33, तो ये 30 to 50% होना चाहिए। 33 को क्या देता आंसर, बिल्कुल सही है। ओके, इसीलिए क्यों देना पड़ रहा है इतना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि एयर गैप आ जाता है, ठीक है। एयर गैप कहना मतलब क्या होगा, रिलेक्टेंस एक तरीके से काफ़ी अच्छा खासा होगा। रिलेक्टेंस अच्छा खासा, इसका मतलब क्या, वहाँ पे सेम फ्लेक्स को सेटअप करने के लिए आपको ज़्यादा एमएमएफ एक तरीके से प्रोवाइड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। जैसे मान लेते आपके पास कोई इस तरीके का कोर है, आयरन कोर है, हाँ, और यहाँ पर मान लेते एयर गैप है, ये आपका एयर गैप है। यहाँ पर मान लेते अपना नंबर ऑफ टर्न्स लपेटा हुआ है, ओके। और एक मान लेते हैं कुछ इस तरीके का आपका टोरॉइडल कोर है, दोनों का एरिया एक तरीके से सेम है, सेम नंबर ऑफ टर्न, और यहाँ पे सेम सोर्स अप्लाई किया हुआ है। तो भाई इसके अंदर जो आपने फ्लक्स सेटअप किया, मान लेते हैं 5 वेबर का आपने फ्लक्स सेटअप किया, और यहाँ पे मान लेते हैं जितना आपको एमएमएफ रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी एयर गैप नहीं है ना, तो ओवरऑल पूरे पाथ का जो रिलेक्टेंस है कम है,
लेकिन वही अगर आप भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम नंबर ऑफ टर्न है, लेकिन यहाँ पे एयर गैप आ गया, तो इस केस में अगर आपको 5 वेबर का फ्लक्स सेटअप करना है ना, तो इसके मुकाबले आपको यहाँ पे ज़्यादा एमएमएफ देना पड़ेगा। और जो भी आप एमएमएफ ज़्यादा दे रहे हैं, उस एमएमएफ का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ यूटिलाइज हो जाता है, एयर गैप में, एक तरीके से उस फ्लक्स को मेंटेन करने में। इसीलिए आपको यहाँ से क्या देना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ा करके देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को इंडक्शन मशीन के अंदर क्या करना पड़ रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट फुल लोड का कितना 30 to 50% एक तरीके से देना पड़ता है। क्लियर हो गया? इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ भाई, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर में आपने एक अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखा था। अप्रोक्सीमेट कहने का मतलब क्या भाई, जैसे अगर मैं एग्जैक्ट बना के दिखाऊं तो ये मेरा एक तरीके से एग्जैक्ट था, है ना, इस तरीके का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम था ट्रांसफार्मर का। तो अगर मैं नो लोड की बात करूं तो मैंने आपको बताया था नो लोड में ट्रांसफार्मर में जो एक्साइटिंग करंट होता है कितना होता है, 2 से 5% होता है फुल लोड का। इसका मतलब क्या, करंट मेरा बहुत कम है तो उसके अंदर जो ड्रॉप होगा बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे ड्रॉप कम है, इसका मतलब क्या, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे कोई ड्रॉप ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, इस ब्रांच को मैं यहाँ से निकाल करके आगे लगा सकता हूँ, समझ में आया, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट बोल रहे थे। लेकिन जब आप इंडक्शन मशीन में इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखाइएगा तो इसमें भाई आप कभी भी इसको उखाड़ करके आगे नहीं लगा सकते हैं, समझ में आया। क्योंकि यहाँ से जो अब एक्साइटिंग करंट आ रहा है ये अच्छा खासा आ रहा है, इस बार 30 to 50% आ रहा है फुल लोड का। इसका मतलब करंट मेरा अच्छा खासा, इसका मतलब इसमें ड्रॉप अच्छा खासा होगा। और ड्रॉप अच्छा खासा होगा, इसका मतलब क्या, इसके बाद यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद मान लीजिए 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट में से भाई ये मान लेते हैं 30 वोल्ट खा गया। इसका मतलब क्या, अब आगे कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 170 वोल्ट। तो ओवरऑल ये वाले ब्रांच का वोल्टेज और इधर वाले ब्रांच का वोल्टेज अलग है, तो इसको आप कभी भी यहाँ से निकाल के यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो भाई कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये सब, ओके। तो हम लोग इसी तरीके से इस चैप्टर को कवर करेंगे और जल्दी ख़त्म हो जाएगा भाई। इसमें आपका सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल ही है, ठीक है, ज़्यादा है नहीं।